कक्षा 10। मैं आर.एस. प्रसाद आज हिंदी का पाठ 8 लेखक एवं कवि परिचय भाग 5 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें लेखक एवं कवि परिचय में क्या दिया हुआ है और किन किन का परिचय और सारी चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले आते हैं मीराबाई। ये नंबर 1 स्थान पे मीराबाई जी का है, तो इनको देखते हैं जरा। तो सबसे पहले जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान मेवाड़ के निकट चौकड़ी ग्राम में सन 1498 के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। ध्यान रखना बच्चों, पिता का नाम रतन सिंह राठौर। बचपन में ही मां की मृत्यु हो गई। इनका विवाह राणा सांगा के पौत्र भोजराज के साथ हुआ था। ध्यान रखना, इनके पति का नाम जो था वो भोजराज, ये भी आपको याद होना चाहिए। किंतु कुछ समय बाद इनके पति का स्वर्गवास हो गया। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वैवाहिक जीवन दुखी होने के कारण इनको संसार से वैराग्य हो गया था। मीरा कृष्ण को अपना पति मानकर उनके प्रेम में मग्न रहने लगी। परिवार के दुर्व्यवहार से विवश होकर मीरा ने मेवाड़ त्याग दिया और द्वारिका पहुंचकर कृष्ण भक्ति में जीवन व्यतीत करने लगी। कहा जाता है यही भजन गाते गाते मीरा रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई। यह घटना सन 1546 की बताई गई है। अभी इसका कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी यही माना जाता है। चलिए रचनाओं की बात कर लेते हैं क्या क्या है। मीरा ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। कृष्ण प्रेम के आवेश में जो गाया वो पद बाद में संकलित किए हुए, ये सब संकलित किए गए, उन्होंने लिखा कुछ नहीं है। तो इसमें मुख्य है राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा के पद और नरसी जी रो मो माहेरो, मीरा का मल्हार, मीरा पदावली आदि। भाव पक्ष में देख लेते हैं क्या क्या इनमें दिया हुआ है। तो मीरा ने गोपी की तरह कृष्ण को अपना पति माना। उनकी उपासना माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति है। इनका जीवन कृष्णमय था और सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहकर समर्पण भाव से भक्ति की। मीरा के काव्य में विरह की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। विनय एवं भक्ति संबंधी पद भी पाए जाते हैं। मीरा के काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस की धारा प्रवाहित है। कला पक्ष देख लेते हैं मीरा जी का क्या है। कला पक्ष, मीरा भक्त थी, काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए मीरा के काव्य का कला पक्ष अनगढ़ है। साहित्यिक ब्रजभाषा होते हुए भी उस पर राजस्थानी गुजराती का विशेष प्रभाव है। मीरा ने गीत काव्य की रचना की और पद शैली को अपनाया। शैली माधुर्य गुण युक्त है। प्रायः सभी पद गेय और राग रागनी से निबद्ध हैं। संगीतात्मक प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। अलंकार योजना स्वाभाविक है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। सहजता और सरलता ही मीरा के काव्य के विशेष गुण है। साहित्य में स्थान, मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवित्री हैं। गीत काव्य एवं विरह काव्य की दृष्टि से मीरा का साहित्य में उच्च स्थान है। हालांकि बच्चों मीरा ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उसने गाया उसका संकलित ये सारा कुछ दिया हुआ है आपको। चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं जरा अगले उनकी तरफ। तो नंबर 2 पे आता है महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 में और मृत्यु 1987 में हुआ है। चलिए संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं इनका। तो संक्षिप्त जीवनी है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में सन 1907 में हुआ था। आपके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। ध्यान रखना बच्चों, पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। आपके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। महादेवी जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय में से संस्कृत में MA की उपाधि प्राप्त की।
संगीत, दर्शन और चित्रकला में आपकी प्रगाढ़ रुचि रही। साहित्यकार तथा चांद मासिक पत्रिका की आप संपादक रह चुकी है। मतलब इन्होंने जो पत्रिका निकाली थी वो साहित्यकार तथा चांद, ये 2 पत्रिकाएं हैं बच्चों। आपने प्रयाग में साहित्यकार संसद तथा देहरादून में उत्तर नारायण नामक साहित्यिक आश्रम की स्थापना की है। आप दीर्घकाल तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर कार्यरत रही हैं। नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियरिया, यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर दी, मतलब यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। चलिए रचनाएं देखते हैं, क्या कवि रचना काव्य में क्या क्या इनका योगदान रहा। तो निहार लिखा है इन्होंने, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीपशिखा है और यामा है। निबंध में क्या क्या लिखा है देखो, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और विधवा, पथ के साथी। आलोचना में देखिए क्या लिखा है इन्होंने, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य लिखा है आलोचना में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। भाव, स्रोत तथा विषय देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे महादेवी वर्मा ने 2 प्रकार की गद्य रचनाएं लिखी हैं, संस्मरण एवं निबंध। इनमें संस्मरण एवं रेखा चित्रों की ही प्रधानता है। नंबर 2 है, इनके संस्मरणात्मक निबंधों में समाज की स्वार्थपरता पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। नंबर 3, दलित वर्ग की नारी के उत्पीड़न एवं शोषण का हृदय स्पर्शी चित्रण करने में महादेवी जी अनुपम है। नंबर 4 पे है, उन्होंने आधुनिक नारी की समस्याओं का चित्रण कर उनके समाधान के उपाय बतलाए हैं। और नंबर 5 पर है, पद के साथी में आधुनिक युग के साहित्यकारों से संबंधित हृदय चित्र है। भाषा शैली की भी बात कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है तथा कोमल कांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, यह द्रष्टव्य है, जैसे उर्फ, मुक्त, सिलसिला आदि। भाषा में चित्रात्मक एवं व्यंजना और लक्षणा शक्ति का पर्याप्त प्रयोग है। आपकी भाषा का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। दूध से सफेद बाल और दूध फेनी सी सफेद दाढ़ी वाला वह मुख झुर्रियों के कारण समय का अंक गणित हो रहा था। शैली की बात कर लेते हैं। तो आपकी शैली विवेचनात्मक शैली की भाषा संस्कृत प्रधान है, गंभीर और संयत है तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग हुआ है। इस शैली में लिखे साहित्य चिंतन और मनन प्रधान है। इसमें कविता और चित्रकला का समन्वय पाया जाता है। उदाहरण है, पूर्व के कोने में पड़े पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वाले ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। नंबर 2 है, गणवेशात्मक शैली। इस शैली के निबंध की शैली में ओज का प्राधान्य है। भाषा संयत और परिष्कृत है। भाषा में गंभीरता और संवेदनशीलता है। कहीं कहीं व्यंग और अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग है। तर्क और कवितात्मक का संयोग है। नंबर 3, भावात्मक शैली, अलंकारिक शब्द चयन, वक्र युक्त कथन प्रणाली, कवितामयी भाषा। और नंबर 4 है, चित्रात्मक शैली। भाषा में गति है, यति नहीं, प्यार है, विकार नहीं। प्रत्येक शब्द में चित्र और संगीत छिपा रहता है। कल्पना और कविता की प्रधानता है। प्रकृति चित्रण और नक्शिक वर्णन इस शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए साहित्य में स्थान भी देख लेते हैं, इनका साहित्य में क्या स्थान है। तो आपको आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा कहा जाता है। आपके साहित्य में वर्णित पीड़ा व्यक्तिगत होते हुए भी समष्टि को समझते हुए है। कविता और संस्मरण दोनों में मानव समाज ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी सम्मिलित हैं। वे सबके दुख सुख से सहभागी होने का प्रयास करती हैं। छायावाद और रहस्यवाद की चाहे जैसी भी कल्पना की जाए, महादेवी जी को छोड़ा नहीं जा सकता। क्रूर काल ने हमसे महादेवी जी को 11/9/1987 को छीन लिया, परंतु
उनकी कृतियां कलाजयी हैं, अर्थात ये कलांतर युग तक चलती रहेंगी। चलिए अगला नाम आता है नंबर 3 पे, जयशंकर प्रसाद। तो जन्म है इनका सन 1889 और मृत्यु इनकी सन 1937। जीवन परिचय की बात कर लेते हैं जरा। तो वाराणसी के सुप्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार से में सन 1889 यानी कि 1946 में आधुनिक हिंदी काव्य के मूर्धन्य कवि, श्रेष्ठ नाटककार, सशक्त कहानीकार और उत्कृष्ट उपन्यासकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही माता पिता से विमुक्त बालक ने स्वाध्यायी द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू तथा फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। साहित्य साधना के इस साधक का महाप्रायण 48 वर्ष की अल्पायु में सन 1937 में गृह नगर काशी में हुआ। नंबर 2 है रचनाएं। कामायनी महाकाव्य, आंसू झरना, प्रेम पथिक, लहर, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और चित्राधार आदि। नंबर 2 भाव पक्ष देखते हैं। प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका काव्य छायावाद की समस्त भाव राशियों एवं कलात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण है या परिपूरित है। नंबर 1 चलता है इसमें प्रेम एवं सौंदर्य। प्रसाद जी की कविता में प्रेम, सौंदर्य और करुणा की त्रिवेणी है। इनकी रचनाओं में प्रेम व्यंजना 2 रूपों में मिलती है। नंबर 1 प्राकृतिक पर नारी भाव का आरोप, उदाहरण सिंधु सेज पर धरा वधू, उषा नगरी, लो यह तलिका भी भर आई, लो यह तलिका भी भर लाई आदि। नंबर 2 है नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षक, उदाहरण है नयन का इंद्रजाल, अभिराम, आह वह मुख, पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल, उनको भेद दिखाई देता हो अभिराम। इन पंक्तियों में संध्या के सौंदर्य का वर्णन ऐसा ही है। नंबर 2 है राष्ट्रीय भावों का उन्मेष। हिमाद्री तुंग श्रृंग के प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। नंबर 3 है आनंदवादी दर्शन। प्रसाद जी आधुनिक शैव थे। उनका काव्य समरसता से सिक्त एवं आनंद भाव से आपूरित है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक बिलसती, आनंद आखंड घना था। नंबर 4 है अतीत गान। प्रसाद के साहित्य में भारतीय अतीत एवं संस्कृति की गौरवपूर्ण झांकी मिलती है। सापित न यहाँ है कोई, तपती पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहां है। नंबर 5 आता है रहस्यवादी भावनाएं। छायावादी कवि की प्रमुख विशेषता रहस्य की ओर आकर्षण है। प्रसाद जी प्रकृति के कण कण में जगती के प्रत्येक स्पंदन में एक रहस्यमयी सत्ता का आभास पाते हैं और अनुभव करते हैं। प्रसाद जी कामायनी में कहते हैं, क्या कहते हैं, हे अनंत, हे रमणीय, कौन हो तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। नंबर 6 है वेदनाभूति। प्रसाद जी की काव्यधारा में गहन वेदना, अपरहित अंतर्धारा दिखाई देती है। आंसू में उनकी सहानुभूति अपने संपूर्ण सघनता और तीव्रता तथा प्रखरता से व्यक्त हुई है। आंसू की निम्न पंक्तियां मूर्तिमंत हैं। देखिए क्या है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकलित रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। नंबर 4 आता है कला पक्ष। कला पक्ष में नंबर 1 है भाषा। तो प्रसाद जी की भाषा व्याकरण समस्त परिष्कृत एवं परामर्दित खड़ी बोली होने के कारण साथ साथ सरल एवं सुगम है। सुगम संस्कृत शब्द बहुला होने पर भी वह क्लिट अथवा ध्रुव नहीं है। भाव के अनुसार सरल अथवा गंभीर है। भाव संप्रेषण में पूर्ण रूपेण सक्षम है। भाषा में लाक्षणिकता और व्यंजकता का समावेश है।
नंबर 2 की बात करते हैं छंद एवं अलंकार। इनकी कविता छंद युक्त है। परंपरागत अलंकारों के साथ साथ नवीन अलंकार यथा मानवीकरण, विशेषण, विपर्य आदि का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा आदि एवं विशिष्ट भंगिमा में इनके काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। ये सारी चीजें प्रयुक्त की गई हैं बच्चों। अब देखते हैं इनका स्थान क्या है साहित्य में। तो साहित्य में स्थान प्रसाद जी आधुनिक हिंदी कवियों में अन्यतम है। इनका कामायनी महाकाव्य विश्व काव्य का श्रृंगार है। वाजपेयी जी ने इनके विषय में कहा है, प्रसाद जी काशी के महिमा थे और शक्ति के एकनिष्ठ उपासक। ये शीर्षस्थ छायावादी कवि, सर्वश्रेष्ठ नाटककार एवं सफल कहानीकार के रूप में लब्धि प्रतिष्ठित हैं। अगला नाम आता है बच्चों नंबर 4, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा। परदेसी जी का जीवन परिचय ले लेते हैं हम जरा। तो श्री परदेसी राम वर्मा का जन्म 18 जुलाई 1947 को भिलाई के समीप ग्राम लिमतरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ। आसाम राइफल्स, भारतीय डाकता विभाग डीएमसी तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में सेवा के बाद 2002 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। रचनाएं: आवा उपन्यास, अरूप फूल, संवेद 3 उपन्यास, 4 कथा संग्रह, 8 संस्मरण की किताबें तथा नाटक और जीवनी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित की हैं। 5 पुस्तकें नव साक्षर के लिए भी लिखी हैं। भाषा तथा शैली की बात कर लें। आपने अपने भावों एवं विचारों के उद्गार के लिए हिंदी एवं नवगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी भाषा को चुना है। आपकी रचना शैली में लोक कहावतों एवं मुहावरों के प्रयोग से सटीकता, सहजता एवं प्रवणता स्पष्ट दिखाई देती है। रचना के उद्देश्य स्पष्ट एवं गंभीर होने के विशेष रूप से समाज उपयोगी हैं। साहित्य में स्थान की बात कर लेते हैं जरा। छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य में आप एक पहचान है। दुर्ग जिला जनवदी लेखक संघ अगास्दिया के अध्यक्ष के रूप में भी साहित्यिक सृजन के प्रेरणा स्रोत के रूप में समर्पित हैं। नंबर 5 पे आता है अमृतलाल नागर। तो ये 17 अगस्त 1916 से 23 फरवरी 1990 तक है। ये चलिए देखते हैं अमृतलाल सागर का जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने नाटक, रेडियो नाटक, रिपोर्टार्जन, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें उपन्यास के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी प्रारंभिक कविताएं मेघराज इंद्र के नाम से, कहानियां अपने नाम से तथा व्यंग निबंध आदि तस्लीम लखनवी के नाम से लिखे गए हैं। प्रमुख कृतियां कहानी संग्रह देखते हैं। वाटिका, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, पांचवा दस्ता, एक दिल हजार दस्ता, एटम बम, पीपल की परी, कालदंड की चोरी, मेरी प्रिय कहानियां। उपन्यास की भी बात करें तो महाकाल, सेठ, बांकेमल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुगाह के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंट वाला मुखड़ा, एकदा, निमय, राधे, मानस का हंस। बाल साहित्य देखते हैं। नटखट चाची और नदिया आज, बजरंगी नौरंगी, इतिहास झरो, बाल महाभारत, भारत पुत्र नौरंगी लाल। अनुवाद देखते हैं। बिसाती यानी मोपासा की कहानियां, प्रेम की प्यास, गुस्ताव फूलब्रेट कृत, बादाम बोआरी का संक्षिप्त भावानुवाद, भेंट वार्ता एवं संस्मरण, गदर के फूल ये कोठे वालियां जिनके साथ जिया। पुरस्कार क्या है? बूंद और समुद्र पर काशी नगरी प्रचारणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। नंबर 6 पे नाम आता है श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर।
जीवन परिचय पहले ले लेते हैं इनका क्या है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1909 में सहारनपुर जिले के देवबंद नामक ग्राम में हुआ। आप मूल रूप से समाज सेवक और पत्रकार हैं। आप बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। आपकी राजनीति एवं सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी थी, जिसके कारण कई बार आपने जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सन 1935 में आप गांधी जी के सानिध्य में आए और स्वेच्छा से निर्धनता का व्रत लिया। 1990 में इन्हें इनकी सेवाओं के लिए पद्म श्री की उपाधि मिली। रचनाएं देखिए। नंबर 1, रेखा चित्र नई पीढ़ी नए विचार 1950, जिंदगी मुस्कुराई 1954, माटी हो गई सोना 1957। नंबर 2, निबंध संग्रह बाजे पायलिया के घुंघरू 1957। नंबर 3 है कथा संग्रह आकाश के तारे धरती के फूल 1952। नंबर 4 है रेखा चित्र दीप जले शंख बजे 1958। नंबर 5 है रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्कुराए महके आंगन चहके द्वार। भाषा शैली की बात कर लें। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के प्रस्तुत निबंध की भाषा आम बोलचाल की सरल भाषा है, परंतु विषय जटिल है। अरबी, फारसी एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लेखक ने नवीन शब्दावली का प्रयोग कर भाषा को अत्यधिक ललायतपूर्ण और प्रभावी बना दिया है। जैसे डिटेक्टरी, अधिनायकता, मुहावरे, लोकोक्तियां एवं सूक्तियों का प्रयोग कर भाषा को धारदार बना दिया है। लोकोक्तियों में प्रचलित भाषा के प्रयोग से निबंध और सहजता और मर्मस्थता बढ़ गई है। मिश्र जी ने प्रस्तुत निबंध को प्रश्नोत्तरी शैली के रूप में लिखा है। इसमें विचारों का सिलसिला चलता रहता है, जो कि चिंतन से युक्त है। अतः चिंतन प्रधान शैली में लिखा गया यह एक ललित निबंध है। इस पाठ में लेखक ने अपनी भाषा में प्रवाह लाने के लिए एक और शैली अपनाई है, और वह है उदाहरण शैली। प्राचीन भारतीय परंपरा एवं विदेशी परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जुड़े व्यक्तियों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते चलते हैं, जैसे रावण, स्टालिन, हिटलर आदि। राम कथा से जुड़े रावण के चरित्र से भली भांति परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि अपने अड़ियल और जिद्दी व्यवहार के कारण ही राम रावण का युद्ध हुआ, जिससे अहंकारी रावण का अंत हुआ। साहित्य में स्थान की भी बात कर लेते हैं। तो प्रभाकर जी को साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च श्रेणी की सफलता मिली। इन्होंने लघु कथा, ललित निबंध, संस्मरण और रिपोर्टाज को नए आयाम दिए हैं तथा अनेक विधाओं में साहित्य रचा है। इसी के साथ ये भाग हमारा समाप्त होता है। शेष भाग जो हम अगले पार्ट में देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे क्या है। तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे बच्चों, जिससे कि आगे मैं कुछ भी करूं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और यहीं पे समाप्त करता हूं।